तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इससे रिलेटेड हम सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं, हर चीज़ जान चुके हैं कि क्या क्या होता है इसमें। कपल था, टॉर्क था, कपल और टॉर्क एक ही चीज़ होती है एक्चुअली, और एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा था, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी एंगुलर मोमेंटम पढ़ा, एक पार्टिकल के लिए भी हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमने जानी। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन सब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इन सबको आपको दिमाग में रखते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अभी हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, तो पहले कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास। फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी। देखो बहुत आसान सी बात है, दो वेक्टर दे रखे, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इसका स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। ये हमने वेक्टर अलजेब्रा में भी सीखा था, और यहाँ पे ये न्यूमेरिकल फिर से आया है एक्सरसाइज में, तो इसको मतलब एग्जाम्पल्स में ये न्यूमेरिकल फिर से आया, तो फिर से इसे कर लेते हैं। सबसे पहले इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं। तो पहले स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए डॉट बी निकालना है हमें ना। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, तो इसको ए डॉट बी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं इसको, और इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कैसे निकलेगा, देखो पहले ए की वैल्यू रख दो 3i माइनस 4j अब प्लस 5 के, इस तरीके से, और डॉट कर दो किसके साथ, बी के साथ। बी क्या है हमारे पास, माइनस 2i प्लस जे अब प्लस 3 के, इस तरीके से। और जब डॉट प्रोडक्ट होता है क्या होता है, आई वाला आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 3 2 6 हो जाएगा, लेकिन वो -6 से ध्यान देना है। और आई फिर क्या होगा, देखो आई कैप डॉट आई कैप भी होता है, लेकिन आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, ध्यान रखना है। माइनस इसी तरीके से देखो, माइनस जे वाला जे वाले के साथ मल्टीप्लाई 4 इंटू जे का यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है, तो 4 इंटू 1 4, 5 3 के साथ मल्टीप्लाई 5 3 15, इस तरीके से। तो ये -11 हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 4। तो ये डॉट प्रोडक्ट था, बहुत आसानी से हो जाता है। इसमें आई डॉट आई करते हैं, जी डॉट जे करते हैं, के डॉट के करते हैं, सिंपल हमारा आंसर आ जाता है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में भी पहले हम जान चुके हैं कि आई डॉट आई कहीं पे आता है, जे डॉट जे आता है, तो या फिर के डॉट के आता है, ये तीनों बराबर होते हैं, और किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर हो जाते हैं। मान लो कहीं पे आपको आई डॉट जे करना है या जे डॉट के करना है, यानी कि अलग अलग यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करने डॉट प्रोडक्ट में, तो वो 0 आता है हमेशा। इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला और बताता हूँ ए डॉट बी का। ए डॉट बी का एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं ए बी कॉस थीटा। ध्यान रखना है, फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ ये ए बी है, ये ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड है। देखो ये ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड ए, इस तरीके से। और मॉड ए निकलता कैसा, देखो इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मॉड ए एक बार याद कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ए है, तो इसका मॉड ए कैसे निकलेगा, इसका आई वाला जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जे वाला जो कॉफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर कर दो, इसी तरीके से जो के वाला कॉफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर कर दो रूट के अंदर, तो ये निकल जाता है मॉड ए। या फिर ये ए जिसकी हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, तो कैसे निकलेगा, देखो ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, और ये 25 हो गया। इस सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, इस तरीके से 50 आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है। अच्छा, √50 हो गया ये। अब हमारे पास क्या है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भी आसान है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना है। इसको कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। हमने डिटर्मिनेंट बनाया, यहाँ पे आई लिखा, यहाँ पे जे लिखा, और यहाँ पे क्या लिख दिया, के। अब हमें करना क्या है, देखो ए क्रॉस बी करना है, तो पहले ए के जितने भी हमारे पास कॉफिशिएंट है, ए का जो वेक्टर है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रख देना है। इस तरीके से बी के जो बी वेक्टर है जो उसके कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे ऐसे पुट कर देने हैं। देखो 3 -4 5, 3 -4 5, इसी तरीके से -2 और 1 और 3। अब क्या होगा, देखो इसमें सबसे पहले हम आई कैप को बाहर ले लेते हैं। तो आई कैप को बाहर लेते ही ब्रैकेट बनाएंगे। देखो जैसे आई कैप बाहर लेते हैं, हम ध्यान देना है इसमें, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। मैंने क्या बोला, जैसे हम ये आई कैप बाहर ले लेते हैं तो ये रो और ये कॉलम को हम डिसअपियर कर देते हैं, बचता है हमारे पास -4 5 और 1 और 3। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे डिटरमिनेंट बना के, -4 5 और 1 और 3, ऐसे डिटरमिनेंट बंद कर दिया। हमने आई कैप बाहर लिया, आई कैप वाला रो पूरा गायब और ये कॉलम पूरा गायब, बचा क्या, -4 5 1 3। इसको यहाँ लिख देना है। सेकंड स्टेप में लगाना है हमें माइनस, जे के साथ माइनस रहेगा, ध्यान रखना है। बाकी ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, डिटरमिनेंट जब कभी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये -j हो गया, पहले प्लस होता है, याद रखना, पहले वाला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इस तरीके से ये सारे के सारे क्या होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं इनके। अभी हमने आई के साथ यहाँ पे प्लस लिया, तो जे के साथ हम माइनस लेंगे। जैसे जे वाला लेंगे तो ये जे वाला ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा। देखो ये रो पूरा जाएगा, ये कॉलम पूरा जाएगा, बचेगा क्या, 3 5 -2 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 5 -2 और 3। अब इस तरीके से हम के लेंगे, के वाले में प्लस लेते हैं, तो के ले लिया, के वाला पूरा रो गायब, ये कॉलम गायब, क्या बचा, 3 -4 -2 1, 3 -4 -2 और 1, इस तरीके से। तो हमारे पास ये आई कैप हो गया। देखो ये अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ। ये देखो -4 3 12 हो गया, -12, फिर माइनस लगता है, ध्यान रखना, फिर 5 1 5 हो जाएगा, इस तरीके से। फिर -j आ गया, इसी तरीके से 3 3 9 हो गया,
फिर माइनस लगता है तो 5 टू जा 10 हो गया, लेकिन एक माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 टू जा 10 इस तरीके से, प्लस के 3 1 जा 3 हो गया, माइनस लगता है, और देखो 4 टू जा तो 8 है ही, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस पहले से था वहां पे, तो 4 टू जा 8 इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, -17 आई कैप, और ये हो जाएगा -19 जे कैप, अब माइनस ये हो जाएगा 5 के कैप। तो इस तरीके से तुम्हारे पास ए क्रॉस बी का वेक्टर निकल के आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत अच्छी सी भी बात है। डॉट प्रोडक्ट भी निकालना हमने सीख लिया, स्केलर प्रोडक्ट भी निकालना हमने सीख लिया, तो इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से ही क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट वाले सवाल हो जाते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से करना है मैंने बता दिया, क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से करना है वो भी मैंने बता दिया। तो दोनों चीजों का आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमारा हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स 7i + 3j - 5k अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। ये फोर्स दे रखा है, फोर्स का वेक्टर दे रखा है, तो वेक्टर ऑफ फोर्स इक्वल टू हम लिख देंगे वेक्टर फोर्स इक्वल टू 7i + 3j और -5k इस तरीके से। और क्या बोला है, द फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। तो पोजीशन वेक्टर भी दे रखा है हमारे पास पार्टिकल का, तो पोजीशन वेक्टर भी लिख देंगे i कैप - j कैप + k कैप। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे टॉर्क फाइंड आउट करना है। पहली बोला उसने फाइंड द टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा r क्रॉस f, इस तरीके से टॉर्क का फॉर्मूला होता है, तो आपको r क्रॉस f कर देना है, सिंपल सी बात है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो ये डिटरमिनेंट बनाएंगे, r की पहले तो i लिखते हैं, j लिखते हैं, k लिखते हैं। अब r की वैल्यू रख देंगे, देखो r की जो कॉफिशिएंट है i के साथ 1 है, j के साथ -1 है, k के साथ 1 है, इस तरीके से 7 3 और -5 है, तो 7 3 -5। अभी जो बताया सिमिलरली वैसे ही करना, आई कैप बाहर ले लेना है। आई कैप जैसे बाहर लेंगे तो ये रो और ये कॉलम डिसअपियर बचेंगे, ये चारों के चार, तो इसको ऐसे लिख देंगे -1 1 3 और -5। फिर माइनस जे वाला माइनस में लेते हैं, तो ये रो गया, ये वाला कॉलम क्या बचा, क्या 1 1 7 और -5, तो 1 1 7 और -5। फिर के ले लेंगे, के को जैसे लेंगे तो क्या होगा, देखो के वाला रो के वाला कॉलम क्या बचेगा, क्या ये चार बच जाएंगे, 1 -1 7 3, 1 -1 7 और 3 इस तरीके से। अभी आई कैप हो गया, अभी क्रॉस से मल्टीप्लाई, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 1 जा 5, फिर माइनस लगाते हैं और 3 1 जा 3, इस तरीके से माइनस जे हो गया, और ये -5 हो गया, देखो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे क्रॉस में, इस तरीके से -7 7 1 जा 7, क्योंकि बीच में हमेशा माइनस लगता है, ध्यान रखना है। प्लस के हो गया, के कैप। अब हमने क्या करना है, देखो ये 1 3 जा 3, फिर माइनस होता है, और 7 1 जा 7, और ये माइनस तो पहले से ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, है ना, एक माइनस पहले से एक माइनस लगता ही है, तो इस तरीके से आंसर आएगा, ये हो जाएगा 2 आई कैप। और ये देखो ये -12 हो गया, और ये बाहर एक और माइनस है तो +12 हो जाएगा, +12 जे कैप, इस तरीके से हो जाएगा 7 3 10 के कैप। तो इस तरीके से तुम्हारे पास टॉर्क का जो वेक्टर है वो निकल के आ जाएगा 2 आई कैप +12 जे कैप +10 के कैप, इस तरीके से ये वेक्टर था। तो ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट द मूवमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मूवमेंट्स। उसने बोला है कि हमें प्रूव करना है कि जो मूवमेंट ऑफ कपल होता है, यानी कि जो टॉर्क होता है वो डिपेंड क्या डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मूवमेंट। जिस पॉइंट के अबाउट आपने क्या लिए मूवमेंट्स लिए हैं, यानी कि टॉर्क लिया है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो क्या बोला, सो दैट द मूवमेंट्स ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मूवमेंट। जिस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट्स लेते हैं उस पॉइंट पे ये कपल डिपेंड करता ही नहीं है। एग्जांपल देखो, देख लेते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक फिगर बना लिया, देखो हमने यहाँ पे ए बी हमारे पास एक लाइन है, समझ लो। बी वाले पॉइंट पे, बी पे जो पार्टिकल है उस पर फोर्स लग रहा है एफ, और ए पे जो पार्टिकल है उस पर फोर्स लग रहा है -f, मतलब बोथ फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, तभी जाके वहां पे कपल जनरेट होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे कंसिडर करना है, कंसिडर अ वायर ले लो, कुछ भी ले लो, कंसिडर अ वायर ले लो, कंसिडर अ रॉड ले लो, ए बी इन विच कपल फोर्स, सीधी सी बात है, कपल फोर्स F एंड -F एक्टिंग ऑन पॉइंट्स A एंड B, या फिर ऐसे लिखो, ठीक है। देखो B पे F लग रहा है तो B ले लो, B एंड A रिस्पेक्टिवली भी लिख दो, B एंड A रिस्पेक्टिवली, मतलब जो हमारा B वाला पॉइंट है उस पर F फोर्स लग रहा है एक डायरेक्शन में, और A वाला जो पॉइंट है उसमें -F फोर्स लग रहा है, बोथ फोर्सेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है भाई, जो मूवमेंट ऑफ कपल है वो डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड नहीं करेगा, जिस पॉइंट के अबाउट हम क्या लेंगे, टॉर्क लेंगे, यानी कि मूवमेंट ऑफ कपल लेंगे, जिस पॉइंट के अबाउट हम क्या लेंगे, टॉर्क लेंगे, उस पॉइंट पर डिपेंड ही नहीं करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो सबसे पहले हम बी वाले पॉइंट का हम लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ कपल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मूवमेंट ऑफ कपल को और टॉर्क बोल सकते हैं, टॉर्क ऑफ बी। इस बी का जरा टॉर्क लेते हैं तो टॉर्क कितना आ जाएगा बी का, देखो टाउ बी लिख दो, किस तरीके से निकलेगा, आर क्रॉस एफ होता है, सीधी सी बात है। तो अब बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है,
ये ओरिजिन हो गया, बी का पोजीशन वेक्टर R2 हो गया, क्रॉस के साथ कर दिया F के साथ, इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ये बी पॉइंट का क्या निकल गया, हमारा टॉर्क निकल गया। इसी तरीके से हम अगर ए वाले पॉइंट का टॉर्क निकालते हैं तो ए वाले पॉइंट पे भी टॉर्क निकालते हैं। ए पे जो पार्टिकल है उसका टॉर्क कैसे निकालेंगे भाई, ये टाउ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 उसका पोजीशन वेक्टर, और क्रॉस में क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे F ना लेके क्या ले लेना है, यहाँ पे माइनस F ले लेना है, इस तरीके से। तो टॉर्क ए जो निकल के आएगा, ए वाले पॉइंट पे जो टॉर्क आएगा वो आ जाएगा माइनस R1 क्रॉस F, इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास ए पॉइंट का भी टॉर्क निकाल दिया हमने, बी पॉइंट का भी। भाई यहाँ पे माइनस लगाने का कारण साफ साफ आपको सीधा सीधा क्लियरली ये है, क्या माइनस लगाने का कारण क्या हो जाएगा, माइनस लगाने का कारण ये है कि बोथ फोर्सेज आर अपोजिट टू ईच अदर। अब हमें क्या करना है, इस पे टोटल टॉर्क निकालना है। ये जो ए बी लाइन है, ए बी जो हमारे पास लाइन है, इस पे लगने वाला टोटल टॉर्क क्या होगा, तो हम लिखेंगे टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बी, टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बी कैसे निकल जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। इसका वेक्टर प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि टाउ ए प्लस टाउ बी, इस तरीके से कर देंगे, या फिर टाउ बी प्लस टाउ ए ले लो। तो तुम्हारे पास जो एक्चुअल में जो बचेगा वो क्या बचेगा यहाँ पे, वो इस तरीके से बच जाएगा। देखो R2 वाले को आगे ले लो, R2 क्रॉस F कर दो, और इसको माइनस कर दो R1 क्रॉस F, है ना। तो हमने ये टाउ बी वाले को आगे ले लिया, सीधी सी बात है। इसकी जगह हमने रख दिया क्या, R2 क्रॉस F, और यहाँ रख दिया हमने R1 क्रॉस F। टोटल टॉर्क निकाल लें हम एक्टिंग ऑन ए बी पे लगने वाला टोटल टॉर्क। तो देखो F तो कॉमन है, F तो बाहर ले लो, या तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्या बचेगा, R2 माइनस R1, इस तरीके से आपका बच जाएगा। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखो ध्यान देना है, हमेशा जो फोर्स वाला जो हमारे पास टर्म होता है वो हमेशा किस तरफ होता है, पीछे की तरफ, इस तरीके से है ये। अब ये बन गया R क्रॉस F, क्या बन गया, ए बी पे लगने वाला टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बी, इस तरीके से टॉर्क जो है ए बी पे जो एक्ट कर रहा है वो इस तरीके से कर रहा है। R2 माइनस R1 क्या है, देखो ध्यान से देखोगे अगर आप, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। देखो ये ट्रायंगल है, जब भी आप इसको निकालोगे, ए बी को कैलकुलेट करोगे, ये अपने आप R2 माइनस R1 निकल के आ जाएगा। यानी कि ए बी का जो वेक्टर है, ए बी जो तुम्हारे पास लाइन दिख रही है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको R2 माइनस R1 से डिनोट करेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे अप्लाई किया है, बहुत आसान सी बात है। आप भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक एरो लगा दो यहाँ पे इस तरीके से। देखो अब देखो, एक एरो तो ये हो गया, एक एरो ये है, तीसरा एरो ये है। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या था, अगर आप याद करते हो, देखो हमारे पास दो कंसेक्यूटिव साइड हो गई ट्रायंगल की। एक तो ये हो गई, देखो यहाँ से ये इनिशियल, यहाँ से समझ लो ट्रायंगल का इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, एक वेक्टर ये गया, दूसरा वेक्टर ठीक यहीं पे से स्टार्ट होकर इधर को चला गया। तो इन दो वेक्टर का जैसे हम सम करते हैं, यानी कि हमारे पास R1 प्लस ए बी, देखो ये हमारे पास R1 वेक्टर हो गया, और इस तरीके से ए बी वेक्टर। मैंने क्या बोला, दो कंसेक्यूटिव वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है, वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि दो कंसेक्यूटिव वेक्टर, वो भी ट्रायंगल की दो साइड में। देखो एक वेक्टर तो ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, दोनों कंसेक्यूटिव वेक्टर है ट्रायंगल की एक साइड में। इन दोनों का जो सम होता है वो थर्ड साइड के बराबर होता है, मतलब ये R2 के बराबर आ जाएगा। अब आपको यहाँ से ए बी कैलकुलेट करना है, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1। तो मैंने बोला था कि ए बी ऐसे निकलता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो ये जो ये R2 माइनस R1 निकल के आ गया, इसको आप क्या लिख सकते हो, टाउ ए बी इक्वल टू ए बी क्रॉस F, इस तरीके से। तो देखो हमने क्या करा, हमने इस ए बी पे लगने वाला टोटल टॉर्क तो निकाल दिया। अब वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा भाई, डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मूवमेंट। आपने किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट्स लिए, इस ओ वाले पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिया। तो ओ वाले पॉइंट के अबाउट मूवमेंट पे तो वो डिपेंड ही नहीं करेगा टॉर्क, जो ए बी पे टॉर्क लग रहा है वो डिपेंड किस पे करेगा, केवल ए बी के पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छे समझ लो क्वेश्चन क्या है, सो दैट द मूवमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मूवमेंट्स। हमने क्या करा, इस ओ पॉइंट के अबाउट मूवमेंट्स लिए, और ओ पॉइंट के अबाउट जब भी हमने टोटल टॉर्क निकाला जैसी, तो टोटल टॉर्क में जो फॉर्मूला आया ए बी, वहां पे क्या हो गया, ये R1 और R2 से कोई लेना देना नहीं है। मतलब इस ओ वाले पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट हमने क्या लिया था, मूवमेंट लिया था, उस पर तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है टॉर्क, जो ए बी पे लगने वाला टॉर्क है, क्योंकि वहां पे सीधा ए बी आ गया। किस पे डिपेंड करेगा, ए बी पे डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको भी ध्यान रखना है कि क्या था इस क्वेश्चन में और क्या कैसे इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे करके इसको इस तरीके से छोड़ देना है, लास्ट में आप लिख भी सकते हो, हेंस मूवमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मूवमेंट्स। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि हमने ए पॉइंट के अबाउट क्या लिया, मूवमेंट लिया था, और लास्ट में जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया, ए बी आ गया। यानी कि ए बी आ गया यहाँ पे उस पोजिशन वेक्टर की तरह, उस पोजिशन वेक्टर की जगह। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 kg इन मास। हमारे पास एक मेटल रॉड दे रखी है, या फिर मेटल बार समझ लो, ये ए बी जो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसका जो लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर है। यानी कि जो टोटल लेंथ है, यानी कि ए से लेके बी तक का जो टोटल लेंथ है, उसको पहले लिख लेते हैं, जो जो हमारे पास गिवन है। ए से लेके बी तक का जो टोटल लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर है। याद रखना है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। कैसे, 70 इंटू 10⁻⁻2 मीटर बना देंगे, यानी कि 10⁻⁻2 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एंड 4 kg इन मास, और इसका मास भी दे रखा है इस रॉड का 4 kg है, तो लिख देना है जो हमारे पास गिवन है। सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ एज, मतलब इसके दो साइड में 2 नाइफ लगे हुए हैं, एक नाइफ ये है, एक नाइफ ये है। देखो नाइफ के एज पे, मतलब ये नाइफ के कोने पे ऐसे टिके हुए हैं दोनों एज। ये दोनों जो हमारे पास ए बी जो यहाँ पर लाइन है, बार है, जो रॉड है, ये नाइफ के 2 एज पे टिकी हुई है, एक K1 और K2।
ठीक हो गई बात। आगे क्या लिखा है, अ 6 kg लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द वन एंड। बोला एक एंड से, चाहे ये वाला एंड ले लो चाहे ये वाला एंड ले लो, एक एंड से 30 सेंटीमीटर दूर क्या करा है हमने, एक 6 kg का लोड क्या कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है। तो ध्यान रखना कौन से वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे क्या करेंगे, देखो 6 kg का लोड क्या कर लेंगे, सस्पेंड मान लेंगे कि किसी एक पॉइंट पे 6 kg का लोड है। तो कौन से वाले पॉइंट पे हम 6 kg का लोड मान रहे हैं, इस पी वाले पॉइंट पे। तो सपोज कर लो, कंसिडर कर लो, कंसिडर 6 kg load is suspended at पॉइंट पी, मतलब इस पॉइंट पी पे 6 kg का लोड है, यानी कि जो W1 बराबर जो है हमारे पास ये 6 kg है, ध्यान रखना ये वाला ही। ठीक होगी बात। और ये कहां से, देखो ये इस एंड से 30 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि ए पी की जो तुम्हारे पास डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना है। और एक चीज और दी थी यहाँ पे कि नाइफ एजेस प्लेस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच एंड, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि ए से लेके K1 तक की डिस्टेंस, पहले नाइफ की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। इस तरीके से ये बी से लेके K2 तक की डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है। जो जो हमारे पास गिवन है वो चीज आपको सारी ध्यान रखनी है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, ठीक मिड में होगी, क्योंकि ये यहाँ पे जो मेटल बार है इसको यूनिफॉर्म मान के चलेंगे। यहाँ पे लिखा भी है देखो, एज्यूम दैट बार टू बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और सेंटर ऑफ मास है वो दोनों इस पॉइंट जी पे निकल के आ जाएंगे। तो सपोज कर लो, कंसिडर कर लो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट पॉइंट जी। एक और चीज कंसिडर करनी है, क्या बोला मैंने, सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट पॉइंट जी। मान लो कि पॉइंट जी पे क्या है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इस पे जो टोटल इस जो हमारे पास रॉड है, इस ए बी रॉड का जो टोटल क्या है वेट है, वो इस जी वाले पॉइंट पे नीचे की तरफ को डाउनवर्ड्स क्या करेगा, वर्क करेगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है, फाइंड द रिएक्शन एट नाइफ एज, मतलब नाइफ एज जो हमारे पास लगे, एक ये लगा, यहाँ पे रिएक्शन निकालनी है। तो मान लो ये नाइफ की जो रिएक्शन है ऊपर की तरफ को R1 है और यहाँ पे R2 है। पी पॉइंट पे हमने 6 kg का लोड लटका रखा है जो W1 के बराबर है, डाउनवर्ड्स करेगा। अब ए बी का जो टोटल मास है M, उससे जो हम वेट निकालेंगे वो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ठीक नीचे की तरफ को W क्या करेगा, वर्क करेगा। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं इस रॉड की इक्विलिब्रियम के लिए, है ना। फॉर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे अगर आप, फॉर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझते हैं, जब बॉडी ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रही है तो उस समय वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहती है। इस केस में हमें क्या करना है, देखो जो हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स है और अपवर्ड फोर्स है, दोनों को ऐड करके क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। तो देखो R1 और R2 ये तो अपवर्ड फोर्स है, R1 प्लस R2, ये नाइफ की रिएक्शन हो गई। अब हमें क्या करना है, ये W1 को भी माइनस करना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि अभी नीचे को वर्क कर रहा है, ये W भी माइनस करना पड़ेगा, ये नीचे को वर्क कर रहा है। इस तरीके से एक इक्वेशन आपकी बन के आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। देखो बहुत आसान सी बात है, मैंने क्या बोला, दो जो हमारे पास अपवर्ड फोर्स थे R1 और R2, इस नाइफ एज की रिएक्शन है, तो ये दोनों अपवर्ड फोर्स हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे। और जो डाउनवर्ड फोर्स है, ये W1 क्या है, वो जो 6 kg का लोड जो वहां पे सस्पेंड कर रखा है उसके कारण नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स हो गया W1 को फोर्स भी बोल सकते हो आप, वेट भी बोल सकते हो। और जो W यहाँ पे ये फोर्स भी बोल सकते हो, इसको वेट भी बोल सकते हो। किसका वेट है, ये ए बी रॉड का वेट है। ए बी रॉड का वेट कितना होगा, देखो मैं W की वैल्यू जो निकल के आएगी तुम्हारे पास mg निकल के आएगी। अब m क्या है भाई, m क्या है, इस रॉड का मास है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पे बात करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो वेट काम करेगा वो इस रॉड के मास का वेट काम करेगा। तो रॉड पे कितना मास है, 4 इंटू जी हो जाएगा, यानी कि जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब W की वैल्यू जो आएगी 4g आएगी। और ये जो W1 है ये किसके बराबर होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंपल, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू जी के बराबर, क्योंकि 6 kg का मास वहां पे लगा रखा है। तो हम m की जगह 6 रख देंगे और g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैंने क्या बोला कि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या करना है कि जो अपवर्ड फोर्स है और जो डाउनवर्ड फोर्स है दोनों को ऐड करके जीरो आ जाना चाहिए। अब बोथ फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो अपवर्ड फोर्स है उनको प्लस ले लो और जो डाउनवर्ड फोर्स है उनको माइनस ले लो। R1 क्या, ये भी एक फोर्स ही है, W1 और W ये दोनों क्या है, ये भी एक फोर्स ही है। वेट और फोर्स में ज्यादा अंतर नहीं होता, ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। वेट क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से जो तुम्हारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई, इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अगर मैं बात करूं रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करेंगे भाई, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, क्या फॉर्मूला बनेगा और क्या हम इक्वेशन बनाएंगे, मतलब तब उसको कैसे सॉल्व कर देंगे उस चीज को भी हम देख लेते हैं। देखो एक बार ध्यान रखते, देखो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में हमने क्या करा था, सारे फोर्सेस को जोड़ दिया तो जीरो आ गया। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, सारे टॉर्क जोड़ के जीरो आ जाएगा। अब टॉर्क किस किस का लेना है, सबसे पहले तो नाइफ फर्स्ट का टॉर्क ले लेना,
इस नाइफ 2 का भी टॉर्क ले लेना, और ये जो यहाँ पे मास लटका रखा है, इन तीन चीजों का टॉर्क लेना है। तो K1 का टॉर्क लेते हैं सबसे पहले। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, वो होता है फोर्स इंटू पोजिशन वेक्टर। तो यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म लेना है। तो मान लो हमारे पास ये क्या है, ये R1 है ना, तो इस R1 को ले लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, इसके पोजीशन वेक्टर के साथ, क्योंकि R1 तो वेट हो गया, या फिर ये इसको समझ लो ये क्या हो गया, हाँ ये फोर्स हो गया है ना। R1 जो है वेट भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी है, फोर्स भी है, ये R1 हो गया, और ये W1 W, ये R1 R2 W1 W सारे फोर्स हैं। तो ठीक हो गया, तो फोर्स हो गया, इसको इसके पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना। अब किस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लेंगे, टॉर्क लेंगे हम इस ग्रेविटी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके अबाउट। तो इस यहां से लेके यहां तक की पूरी डिस्टेंस लिख लेंगे, K1 से लेके G तक की। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे K1 इंटू जी। मैंने क्या बोला, फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, पोजीशन वेक्टर से या फिर डिस्टेंस से। यहाँ पे माइनस रखना है, बस आपको माइनस इसलिए रखना है क्योंकि क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, अब या तो यहाँ ले लो माइनस, और या फिर यहाँ पे ले लेना R2 के साथ, दोनों में से एक में तो माइनस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक फोर्स अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब करेगा, मतलब ये रोटेशनल मोशन कब करेगा ये रॉड, जब इसमें दो फोर्स लगेंगे। एक समझ लो अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है इस तरीके से, तो एक यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, तब जाके जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है क्या करेगी, रोटेशनल मोशन करेगी। तो हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमने क्या करा, R1 लिया। R1 मतलब इस K1 वाला जो नाइफ है उसका वेट समझ लो, और यहाँ से K1 से लेके G तक की डिस्टेंस होगी, जो उसको पोजीशन वेक्टर की तरह क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, R क्रॉस F होता है। तो R की जगह हमने क्या रख दिया, K1G रख दिया, है ना, ये जो R पोजीशन वेक्टर, और F की जगह फोर्स की जगह R1 रख दिया। माइनस साइन इसलिए रखा है मैंने बता दिया, क्योंकि क्या करना है हमें, माइनस साइन इसलिए रखा है क्योंकि जो फोर्स है एक बार तो इस तरफ को लगेगा, एक बार क्या लगेगा इस तरफ। जब मैंने बोले टॉर्क जब ये घूमेगा, जब ये रोटेशनल मोशन होगा, तो दोनों साइड पे जो फोर्स लगेगा K1 और K2 पे जो टॉर्क लगेगा, वो दोनों बराबर तो होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यानी कि फोर्स, मेरे कहने का मतलब क्या है, K1 और K2 पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो दोनों बराबर तो होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन है, या तो R1 को माइनस ले लेना, या R2 को आप माइनस ले लेना। तो मैंने यहाँ पे R1 वाला माइनस ले लिया, ठीक होगी बात। प्लस क्या करना है, प्लस इसके साथ R2 करना है, तो R2 इसके साथ प्लस कर दो, और R2 का जो क्या कहते हैं वो ले लो पोजीशन वेक्टर। R2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, K2 से लेके G तक की डिस्टेंस, तो K2 इंटू G आ जाएगा। अब लास्ट वन क्या बचा है, लास्ट बचा हमारे पास, मैंने बोला इस P वाले जो पॉइंट पे जो हमने वेट लटका रखा है W1, इस वाले वेट का भी हमें क्या लेना है, वो लेना है टॉर्क। तो ये हो गया W1, यानी कि इसका फोर्स हो गया W1 बोलो, चाहे तो फोर्स बोल दो, चाहे से वेट बोल दो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके पोजीशन वेक्टर के साथ। पोजीशन वेक्टर मतलब कि किस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, किस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क ले रहे हैं। तो G पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क ले रहे हैं, तो P से लेके G तक के डिस्टेंस लिख देंगे P इंटू जी, और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हो गई रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। देखो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, टोटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट 0 आ जाता है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, टोटल टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट 0 आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग है, टोटल टॉर्क 0 हो जाएगा। तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मेटल रॉड है, ये बिल्कुल भी यहाँ पे रोटेशनल मोशन नहीं करेगी। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में सारे फोर्स 0 आ गए, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है ट्रांसलेशन मोशन भी नहीं कर रही है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है कि सारे टॉर्क को जोड़ के 0 कर दो, और ऐसा अगर हो जाता है तो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन भी नहीं करती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना तो यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, और ना ही यहाँ पे रोटेशनल मोशन कर रही है। तो दो इक्वेशन आपको यहाँ पे बन के आ गई। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या, सबसे पहले ये वैल्यू रखनी है। जैसे ये R1 तो अपने आप रहेगा, ये K1G की वैल्यू, मतलब K1 से लेके G तक की डिस्टेंस। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना था, 10 सेंटीमीटर, मैंने पहले बताया। A से लेके K1 तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और A से लेके पूरा G तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 35 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि टोटल तो क्या है 70, A B पूरा 70 है। तो यह जो G है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मिड पॉइंट पे होगा, तो A से लेके G तक की डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो K1G जो है वो 35 सेंटीमीटर है एक्चुअल में, है ना। K1G का मतलब समझ गए ना, नहीं मैंने क्या बोला, K1 और G। तो देखो यहां से यहां तक 10 था, तो K1 से लेके G तक कितना हो जाएगा, 35। कहां से कहां तक है, A से लेके पूरा G तक। मैंने क्या बोला, A से लेके G तक टोटल 35 सेंटीमीटर है, क्योंकि टोटल जो हमारे पास रॉड है वो 70 सेंटीमीटर की है। अब A से लेके K1 तक तो 10 है, यहां से यहां तक 10 है, तो यहां से यहां तक कितना बच जाएगा, सीधी सी बात है 10 माइनस कर देंगे इसमें, तो 25 सेंटीमीटर बच जाएगा। यानी कि K1G की जगह आप 25 सेंटीमीटर रखेंगे, ऐसे करके 25 सेंटीमीटर रखना है, 35 नहीं रखना है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, कहाँ पे 25 आएगा, कहाँ पे 35 आएगा, कहाँ पे क्या वैल्यू रखनी है। और एक्चुअल में जो है तो आपको पॉइंट में रखना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 0 पॉइंट है ना, 0.25 हो जाएगा ये, क्योंकि हमें मीटर में भी चेंज करना है। प्लस ये R2 ऐसे रहेगा, K2G की जगह भी आप 0.25 रख देंगे, या 0.25 बोल दो। प्लस W1 आप PG, P से लेके G तक की डिस्टेंस। पहले सबसे पहले आपको समझना है कि A से लेके P तक की कितनी डिस्टेंस है। A से लेके P तक की डिस्टेंस उसने दे रखी 30 सेंटीमीटर, और A से लेके G तक की 35 है, तो P से लेके G तक की डिस्टेंस जो बन गई वो बन गई 5 सेंटीमीटर, यानी कि 0.05 मीटर हो गया, और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 बन गई, और इक्वेशन 2 इक्वेशन आप यहाँ पे बना चुके हैं।
इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे आपस में क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं कैसे सॉल्व होती है ना। देखो अब इस इक्वेशन को देखते हैं। देखो इस इक्वेशन में एक चीज है, देखो वो आपको समझ में आ जाएगी क्या करना है। यहाँ पे कुछ कॉमन लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। हमारे पास दो इक्वेशन ये बन के आ गई थी। देखो ये एक इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी। इनको सॉल्व करते हैं, जो जो वैल्यू थी याद करते हैं। देखो डब्ल्यू बराबर जो था मैंने पहले भी समझा दिया, ये टोटल वेट है किसका, उस रॉड का। तो टोटल वेट रॉड का कैसे निकलेगा, एम इंटू जी। तो एम के मास कितना था भाई रॉड का, 4 kg था, तो 4 इंटू जी हो जाएगा। इस तरीके से जो W1 था, W1 क्या था भाई, सस्पेंड जो वेट था वहां पे लटकाया हुआ वेट। तो कितने का मास लटकाया था वहां पे, देखो पहले तो वेट का फॉर्मूला रख लो mg। कितना मास लटकाया हमने P पॉइंट से, 6 kg का, तो 6 इंटू जी। जी क्या है, अच्छे से समझ लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सारी वैल्यू हमें पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। देखो पहले फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये W1 की जगह आपको क्या रखना है, ये 6G रखना है, और इस W की जगह आपको 4G रखना है। इस तरीके से 4G, देखो ये भी माइनस था ना, इस चीज का भी ध्यान रखना, ये भी तो माइनस था। तो माइनस 4G इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2, ये माइनस 10G हो जाएगा। दोनों माइनस वाले ऐड हो जाएंगे। तो R1 प्लस R2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 इंटू जी निकल के आ जाएगा। और जी की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं जो आपको गिवन होगी। यहाँ पे हम रख देते हैं 9.8, क्योंकि जी की वैल्यू इतनी होती है आपको पता, तो 98 आ गया। तो R1 प्लस R2 बराबर क्या आ गया, 98। इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लो, ठीक। अब ये वाली इक्वेशन में भी W1 का वैल्यू रख दो। W1 कितना है, 6 इंटू जी, तो 6 इंटू जी रख दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा माइनस 0.25 इंटू R1 ये वाला, प्लस ये वाला हो जाएगा प्लस 0.25 R2। और ये वाला जो है यहाँ W1 की वैल्यू जैसे 6G रखेंगे आप, तो हो जाएगा 6 इंटू जी की जगह 9.8 रख दो, इंटू इसको 0.05 रख दो, इक्वल टू 0 रख दो। तो इस तरीके से यहाँ पे एक और इक्वेशन बन के आ जाएगी, जिस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे भाई, ये निकल के आएगी आपकी R1 और माइनस R2। सीधी सी बात है, देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन तो आएगी एक ना एक, कुछ ना कुछ बन के। तो R1 माइनस R2 बराबर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1.2G। इस तरीके से ना 1.2G। अब जी की वैल्यू रख दोगे 9.8, तो R1 माइनस R2 बराबर क्या निकल के आ जाएगा। सिंपली देखो ये एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है, बहुत आसान कैलकुलेशन है। यहाँ से लेके इक्वेशन बनाना, वैसे भी क्लास 11 में आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको इतनी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बहुत आसान सी है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कुछ कॉमन लिया होगा, सारी वैल्यू पुट करी होंगी, है ना। तो वो करके हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे जी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी 11.76। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंसिडर कर लो। देखो ये 2, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। इन दोनों को जैसे आप आपस में ऐड करोगे तो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा। ये R1 प्लस R1 क्या हो जाएगा, वो 2R1। मैंने क्या बोला, इक्वेशन 3 को प्लस 4 को जैसे आप ऐड करोगे तो R2 से R2 कैंसिल होगा, R1 प्लस R1 2R1 हो जाएगा। इस तरफ वाले भी आपस में ऐड हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा 109.76। इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। 98 में हमने 11 जोड़ना है, सीधी सी बात है। तो 10 जोड़ेंगे तो 108 होगा, और एक और जोड़ देंगे 109 हो जाएगा, 109.76। तो यहाँ से R1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी, 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। इस तरीके से R1 बराबर इतना न्यूटन निकल के आ जाएगा। और R1 निकल गया तो सीधी सी बात है R2 भी निकल जाएगा। तो R2 बराबर इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, 43.12 न्यूटन। बहुत आसान क्वेश्चन है। R1 की वैल्यू जैसे आप इक्वेशन 3 में या 4 में पुट करेंगे तो आपका R2 भी निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास यही निकालना था कि जो रिएक्शन है नाइफ के एज की जो रिएक्शन है वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। तो हमने यहाँ पे वो फाइंड आउट कर ली। कैसे फाइंड आउट करी, देखो दो ही चीज यहाँ पे मेन थी। एक तो हमने समझा ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम क्या होता है। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में उस रॉड पे लगने वाले टोटल फोर्स का सम 0 निकालना है, वेक्टर सम। इसी तरीके से जो हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम है उसमें जो टॉर्क होते हैं, टॉर्क का सम 0 निकाल देना है। और टॉर्क हमने 3 पॉइंट के अबाउट लिया था, ध्यान रखना है। नाइफ 1 के अबाउट, नाइफ 2 के अबाउट, और तीसरी चीज ली थी हमने किसके, उस पॉइंट P के अबाउट जिसमें हमने 6 kg का जो मास था वो सस्पेंड किया था, है ना। इन 3 पॉइंट के लिए हमने टॉर्क निकाला। और किस पॉइंट के अबाउट निकाला, हाँ ध्यान रखना है, कौन सा पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के G पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क निकाला था। किस किस के लिए टॉर्क निकाला, K1 नाइफ के लिए, K2 नाइफ के लिए, और थर्ड नंबर P पॉइंट पे जो हमने मास सस्पेंड किया था। इन तीनों के लिए हमने टॉर्क निकाला। तीनों का वेक्टर सम करा, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की यही कंडीशन होती है। फिर जो दो इक्वेशन बनी उनमें हमने वैल्यू पुट करी जो भी हमारे पास गिवन थी, और हमारे पास R1 R2 की वैल्यू निकल के आ गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था NCERT का। थैंक यू।